होय 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 होय, क्या आज मौसम हो रहा है कनाडा में भाई, मज़ा ही आ गया। आज हो रहा है पूरा 15-16 डिग्री। और जो लोग मेरे वीडियो पहले देख चुके हैं उनको पता है कि गर्मी आती है तो मैं तो भैया अपने सारे वीडियो बनाता हूँ अपने बैकयार्ड में, गार्डन में, बाहर सड़क पे निकल के। मेरे को अंदर बैठ के ठंड में वीडियो बनाने का कोई खास शौक है नहीं। तो भाई इसी धूप को देख के मुझे याद आ गई मेरे प्यारे दुबई की, जहाँ से मैं कनाडा आया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वो बात बता दूं कि यार जब मैं दुबई से कनाडा आया था ना, तो किन चीज़ों ने दिमाग हिला के रख दिया था। बिल्कुल मैं एकदम शॉक्ड, अचंभित हो गया था कनाडा आते ही। तो हाँ भैया, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज की दुकान खोलते और इन बातों के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप भी दुबई या किसी एडवांस जगह से, ऐसी मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं कनाडा, तो आपको भी भैया झटके लगने वाले हैं, रेडी हो जाना। तो यार देखो, दुबई सब जानते हैं एक ज़बरदस्त शहर है, ज़बरदस्त सिटी है। यूएई और जीसीसी की बहुत सारी कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत एडवांस कंट्रीज़ है, और दुबई में तो इन्होंने लीड ले रखी है कि जो करना है बेस्ट करना है। और हम 6-7 साल दुबई जैसी बेस्ट जगह में अपनी ज़िंदगी के बिता के यहाँ आए थे कनाडा। और जो सबसे पहली चीज़ मुझे कनाडा ने आके झटका दे दिया था, वो नहीं वेदर नहीं था, मौसम। हम टेस्ट करके कनाडा का 10 दिन जा चुके थे पहले एक बार वापस दुबई। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे झटका दिया था वो थी यहाँ की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। भाई ये देश इतना ज़्यादा एडवांस्ड है, वो मुझे एयरपोर्ट लैंड होते ही पता चल गया था, क्योंकि जब टोरंटो एयरपोर्ट पे उन्होंने वो पर्चियाँ निकलवा रहे थे और कोई सिस्टम नहीं था स्कैनिंग का वगैरह का एयरपोर्ट पे, तो मैं तभी समझ गया था कि भाई कट गया है बड़े वाला। खैर चलो, एयरपोर्ट से निकल के जब हम लोग कनाडा में सेटल हो गए और कनाडा में यहाँ पे सेट हो गए अपनी जगह पे, तो जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, वो मैं क्या बताऊँ, इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे जो मुझे नहीं लगता कहीं और आज की डेट में यूज़ होती होगी। और वो थी डॉस बेस्ड सिस्टम के कंप्यूटर्स। हाँ, इतने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, एडवांस्ड कंट्री कनाडा में जो मेरी जॉब लगी थी, और अच्छी खासी कंपनी में, छोटी मोटी में भी नहीं, वो डॉस बेस्ड। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इसमें तो कंट्रोल जेड ही नहीं है, माउस ही नहीं चलता, मैं वापस कैसे करूं अपना काम। तब उन्होंने बोला हाँ, वो उन्होंने शॉर्टकट वगैरह बताया। मैंने कहा देखो, मुझे कुछ धुंधली धुंधली सी यादें हैं अपने बचपन की, लेकिन जब हमें चौथी, पांचवी या छठी में शायद कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में, तो ये वाला सिस्टम, ये डॉस, ये ऐसा कुछ ये यूज होता था। ये तुम लोग अभी तक ये जिंदा कैसे है? अभी तक तुम लोगों ने इसको बचा के कैसे रखा? ये तो किसी एंटीक हिस्ट्री म्यूजियम में नहीं होना चाहिए था, ये तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है? मैंने कहा तो भैया मुझे समझ में आ गई थी कि बहुत ही बड़े वाला बम्बू घुस चुका है, बहुत ही बड़ा हमारा कट चुका है, और हम ऐसे देश में आ गए जहाँ पे अभी भी सन 1947 की चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं। देखो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, लेकिन मुझे शायद ये लगता है कि क्योंकि कनाडा इतना दूर है दुनिया में सब कंट्रीज से, कि शायद यहाँ तक अभी टेक्नोलॉजी पहुँची ही नहीं है। ये एक कारण मुझे लग रहा है, हो सकता है जिस वजह से मुझे ये झटका लगा, कि मुझे लगता है कि यार ये अभी तक डॉस में, बेचारे कितने भोले लोग हैं, अभी तक डॉस पे काम कर रहे हैं। कहाँ गया? इनको किसी ने बताया नहीं माउस यूज़ करके भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो जाता है, ये कंट्रोल वगैरह करके ये मुझसे नहीं हो रहा है इस पर काम। खैर जोक सपाट, ये काम हमने किया है। शुरू में मुझे बहुत झटका लगा था ये देख के कि एक नहीं, दो नहीं, कई 100 कंपनियां इस देश में, और बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी मोटी भी नहीं, वो अभी तक इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। दूसरी चीज़ जिसने मुझे झटका दिया इस देश के अंदर कनाडा में, वो थी जब मैं गया अपनी खरीदारी, ग्रोसरी शॉपिंग करने। भाई राशन पानी करने के लिए हम वॉलमार्ट वगैरह गए थे, और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग कूपन लेके खड़े हैं कि अरे ये 10 किलो का आटा तो वहाँ पे $9.5 का मिलता है, तुम्हारे यहाँ पे $10 का है, मैं अठन्नी बचाऊंगा, मेरे को अठन्नी कम करके रेट लगाओ। तो वो अठन्नी के लिए उनके पास कूपन फ्लायर लेके होते हैं, और उनको चीज़ों के दाम दिखाते रहते हैं काउंटर पे कि नहीं, यही क्वांटिटी, यही ब्रांड का आटा, चावल, बिस्किट, चिप्स, तेल, शैम्पू, जो भी है वो तो परली दुकान पे फ्रेशको पे तो इतने का मिल रहा। अरे 10-10 सेंट, 20-20 सेंट के लिए लोग उन्हें बोलते हैं। और यार ये देख के मुझे इतना झटका लगा, स्पेशली कि मतलब दुबई से आने के बाद, जहाँ पे अमूमन तौर पे नॉर्मली बंदा जो है वो पैसे थोड़े बहुत ऊपर खर्च हो जाए तो इतना बुरा नहीं मानता कि चल यार फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। पैसे की मतलब इंजॉयमेंट ज़्यादा है और रोना कम है पैसे के तो। लेकिन यहाँ पे 1-1 सेंट, 10-10 सेंट के लिए लोग ऐसे बात करते हैं जैसे, मैंने कहा यार मेरे को तो हंसी आने वाली थी किसी के मुंह पे, पर मैं हंसा नहीं कि यार वो आंटी जी, दादी जी
20-20 सेंट को लेके अपनी चीज़ों को ऐसे उनसे काउंटर पे बात कर रही। तो ये मुझे तो भाई बहुत बड़ा झटका लगा, स्पेशली दुबई से आके, जहाँ पे हम दिरहम बस दोस्तों यारों के साथ मस्ती में ऐसे उड़ा दिया करते थे। तीसरी मुझे जो सबसे बड़ी शॉकिंग यहाँ पे कनाडा के अंदर चीज़ लगी, जिसने मुझे झटका दिया, वो जब मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेन यानी कि मेट्रो टीटीसी टोरंटो में यूज़ करनी स्टार्ट करी थी। भाई किस किस लेवल पे झटके लगे हैं मैं कैसे बताऊं। नंबर 1 मेरे को झटका लगा कि भाई कोई बुज़ुर्ग खड़ा है, कोई हैंडीकैप खड़ा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है ट्रेन वगैरह में, ना किसी को कोई मतलब नहीं है, नज़रें चुरा रहे हैं, कोई उनको बैठने के लिए नहीं बोल रहा। ये एक बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए, बिकॉज दुबई में इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। दुबई में लोग, अगर आप देखते हैं, मेरी मदर के साथ, मेरी मम्मी के साथ खुद हुआ है कि उनको देखा किसी ने ट्रेन में है दुबई मेट्रो में, तो बोला प्लीज़ आप बैठ जाओ। यहाँ पे तो यार कोई परवाह नहीं करता, जो मर्जी हो, अपनी सीट पकड़ी है तो पकड़ी है। आई मीन इट वाज वेरी शॉकिंग एंड सैड फॉर मी टू सी। दूसरा जो यहाँ पे खुशबूदार है, हाय 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 हाय, 6-6 महीने पहले नहाए हुए होमलेस लोग जो है घूमते हैं, वो जो ट्रेनों में और बसों में सोए पड़े होते हैं सीटों पे, ओहो जो वो खुशबुएं मार रहे होते हैं, फ्री का परफ्यूम, खुशबूदार एनवायरनमेंट आपको मिलता है, वो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, ये हो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे ट्रेन में लेटे हुए हैं, ऐसे पूरे मैले कुचैले कपड़ों में, ये मतलब। और स्पेशली दुबई से आने के बाद, जहाँ पे तो मतलब दुबई मेट्रो के स्टेशन का फ्लोर भी ऐसे चमकता है, आपको पता ही है कि बस आप अपनी शक्ल देख लो, उसमें इतनी चमक धमक सब जगह, इतनी सफाई सब जगह है। तो ये देखने के बाद तो भाई मैंने कहा भगवान ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया है, भगवान ये मेरे साथ, ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया, ये कहाँ आ गए हम, क्या होने वाला है हमारे साथ। और ऐसे ही झटका मुझे तब भी लगा जब मैं गवर्नमेंट ऑफिस जाता था काम कराने, कोई आईडी बनवाना है, कुछ बनवाना है, तो भाई साहब ना, खड़े हैं बूढ़े बेचारे लोग। मैंने देखा सर्विस ओंटेरियो के ऑफिस में, सर्विस कनाडा के ऑफिस में खड़े हैं, कोई वॉकर लेके खड़ा है, कोई स्टिक लेके खड़ा है, उनसे चला नहीं जाता। साफ देख के पता चल रहा है दे आर इन देयर 80s, इतने उम्र में वो खड़े हैं, कोई प्रायोरिटी लाइन नहीं है, कोई उनको छोड़ो चलो प्रायोरिटी लाइन नहीं बनाई गवर्नमेंट ने, तो कोई इंसान ही बोल दे लाइन में खड़ा हुआ कि यार अंकल आंटी भाई साहब सर आप हमारे आगे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं आप हमसे पहले चले जाओ। ना जी, सबको अपना काम करना है, सबको अपनी अपने लाइन के नंबर की लगी हुई है, सबको मतलब वहाँ से फारिग होकर निकलना है फटाफट। और किसी को ये दिख ही नहीं रहा कि एक बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पे, या हैंडीकैप वो खड़ा है बेचारा वहाँ पे, या खड़ी है आंटी, तो उनकी कोई हेल्प कर दे। मुझे आई वॉज लाइक, मतलब मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ये चीज़ देख के, क्योंकि दुबई में अपने आप ही ये सब गवर्नमेंट ऑफिस में आप अगर गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि यार स्पेशलिटी लाइन होती है। फॉर इनफैक्ट जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो दुबई में उनके टोकन प्रायोरिटी लाइन में था, उनका पी लिखा गया था और उनका नंबर पहले आ गया था जब हम किसी ऑफिस में गए थे। तो ऐसे कई जगह हमने देखा है दुबई के अंदर कि प्रायोरिटी दी जाती है, बुजुर्ग हो प्रायोरिटी दी जाएगी, हैंडीकैप हो प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेग्नेंट हो, एंड सिमिलर कैटेगरीज में आपको प्रायोरिटी दी जाती है। यार एक और चीज़ से जो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था वो था कि यार पता था कि कनाडा दुबई से ज़्यादा महंगा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कनाडा जैसी और कंट्रीज जो है वो भी कंपेयर टू मिडल ईस्ट ज़्यादा महंगी हैं, एवरीबडी नोज, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार महंगा होना अलग चीज़ है, क्योंकि ये टैक्स भी लेते हैं तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम बचती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। आने से पहले वो हमें पता था, ऐसा तो नहीं था, यहाँ लैंड होने के बाद वो चीज़ पता चली। बट सबसे जो अजीब चीज़ लगी वो ये कि पैसा खर्चने के बाद भी क्वालिटी एकदम थर्ड ग्रेड मिल रही है चीज़ों की। चाहे वो आप रेस्टोरेंट में खाना खा लो, चाहे वो कोई आप चीज़ वॉलमार्ट वगैरह से कहीं से उठा लो, मान लो अपने दीवार पे लगाने के लिए शेल्फ्स उठानी है या कुछ भी उठाना, तो एकदम एक तो लो क्लास लो क्वालिटी मतलब, और आउटडेटेड प्रोडक्ट्स। आप यकीन मानो यहाँ पे घरों के अंदर जो दरवाजों के डिज़ाइन चल रहे हैं वो वही चल रहे हैं जो आज से 25 साल पहले थे। वही लाइटों के डिज़ाइन बिल्डर लगा के दे रहा है। आप खुद अपग्रेड करा लो तो बात अलग है, आप अपना पैसा खर्च लो वो बात अलग है, लेकिन बिल्डर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लगा के दे रहा है घर में बेसिक, जो कि आज से 25 साल, और वो बिक रही हैं। मैं सोचता था शुरू में दुकानों में जाके होम डिपो वगैरह में कि यार ये इतने पुराने, ये तो 1960-70 के डिज़ाइन लग रहे हैं, ये अभी तक क्यों बिक रहे हैं, कौन खरीदता होगा। जब अपने घर लिए तब पता चला कि अच्छा अब पता चल गया कौन खरीदता होगा। तो यार ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होते हुए हम तो बड़ा इसको एडवांस समझते थे, आने से पहले सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन
इतनी पुरानी सोच, पुरानी चीज़ें, पुराना डिज़ाइन, सब कुछ मतलब आउटडेटेड यहाँ पे चल रहा है, चाहे फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात हो या फिर घर में लगे हुए लाइटों की बात हो। एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम दुबई, जहाँ पे सब कुछ लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट होता है, ये तो बहुत बड़ा शॉकर था। क्योंकि अगर आप दुबई में रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ पे तो भैया जैसे कोई ट्रेंड आता है वहाँ सबसे पहले चाहिए, चाहे वो घरों के डिज़ाइन से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, लेटेस्ट रेस्टोरेंट क्लब से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। इनफैक्ट दुबई इज़ द ट्रेंड सेटर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये हमें बहुत अजीब लगा था। हमें ऐसा लग रहा था यार कि हम लाइफ में पीछे हो गए हैं आगे जाने की बजाय। मतलब हम सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ तो गए हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि शायद हम 20-25 साल दुनिया से पीछे जा चुके हैं। महंगाई की मैं बात कर रहा था, तो इतनी अजीब सी चीज़ है कि विद इन कैनेडा अगर आपको ट्रैवल करना है, मुझे अपने दोस्त यार से किसी से मिलने मान लीजिए वैंकूवर जाना है या कहीं जाना है, तो विद इन कैनेडा ही फ़्लाइट्स इतनी महंगी हैं, जो कि मोस्ट केसेस में अगर आपको यूएस जाना है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, इंटरनेशनल फ़्लाइट पड़ती है, या मुझे अगर कैलिफोर्निया जाना है या कहीं भी जाना है, तो मोस्ट केसेस में मैंने ये देखा है कि फ़्लाइट इंटरनेशनल वाली लगभग उतनी या उससे सस्ती पड़ रही है, विद इन कैनेडा ज़्यादा महंगी पड़ रही है। ये लॉजिक तो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक यार। मतलब कि विद इन अ कंट्री में जा रहा हूँ, इंटरनेशनल टैरिफ लग भी नहीं रहा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, उस हिसाब से भी फ़्लाइट का टिकट होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन there is no way this makes any sense कि डोमेस्टिक फ्लाइट शुड कॉस्ट मोर देन एन इंटरनेशनल फ्लाइट। ये मुझे लगता है सिर्फ कनाडा जैसी कंट्री में ही पॉसिबल है। और वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर्स, ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा अगर आप कनाडा के बारे में रिसर्च करते हो या कनाडा रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो द बिगेस्ट शॉकर वॉज हेल्थ केयर। हाँ, अस्पताल में जब जाना पड़ गया, हॉस्पिटल में, कहने को तो फ्री है, फ्री तो खैर क्या होता है, टैक्स दे रहे हैं, बट चलो फ्री मेडिकल है यहाँ पे, लेकिन भाई साहब हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में, मतलब मैं कहता हूँ कि इंडिया के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसा ही हाल था। हमारे तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई देख के। हमने कहा यार ये मतलब हो क्या रहा है, हम कनाडा में रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं। दुबई में लिश्कारे मारते चमकते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल्स, एकदम सेट नर्सेज, डॉक्टर्स हैं, आपको फटाफट मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इंश्योरेंस का क्या है, वो तो मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ पे भी एम्प्लॉयर के थ्रू कवर्ड है, यहाँ पे भी है गवर्नमेंट के थ्रू और एम्प्लॉयर के थ्रू जो भी मिलता है। लेकिन भाई साहब इमरजेंसी में 10 घंटे वेट किया है हमने डॉक्टर को मिलने से पहले। उसके बाद डॉक्टर ने 5 मिनट में देख के फ्री कर दिया। लेकिन कैन यू इमेजिन कि आप दर्द में हो, आपको कुछ परेशानी है और आपको हॉस्पिटल में 10 घंटे तक वेटिंग रूम में आप बैठे हो और लोगों के साथ 100 और लोग बैठे हैं। हमने कहा भाई कोई तो इसका जुगाड़ होगा, लेकिन हम पता किया तो ये पता चला कि नहीं, छोटे मोटे जो डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं। अगर हॉस्पिटल में जाना है तो 8 से 10 घंटे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, टोरंटो जैसे या GTA में, आपको वेट करना पड़ेगा। वेलकम टू कैनेडियन फ्री हेल्थ केयर। जिस तरीके से कनाडा चेंज होता जा रहा है, ये कहते हैं ना कि कैनेडियंस आर द नाइसेस्ट पीपल ऑन अर्थ, यू नो, बहुत अच्छे हैं, बहुत, मैं मानता हूँ अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जो यहाँ के कनेडियंस हैं, जो पुराने कनेडियंस हैं, जो गोरे, जिनको बोलते गोरे कनेडियंस, 3-4 जनरेशन वाले, वो ही अच्छे हैं। क्योंकि कनाडा इतना ज़्यादा डाइवोर्स हो चुका है, क्योंकि कनाडा इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि कनाडा में सारी दुनिया से लोग आके रह रहे हैं, तो उनका माइंडसेट, इंक्लूडिंग इंडियंस, मैं अपने लोगों को इससे बाहर नहीं रखूँ क्योंकि हमारा भी एटीट्यूड बहुत ख़राब है चीज़ों को लेके और हम छोड़ना नहीं चाहते उनको, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंक्लूडिंग इंडियंस, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, वो अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट ये सब लेके आ रहे हैं और वो कनाडा को ख़राब कर तो रहा है। यस, अच्छे लोग सब जगह होते हैं, बुरे लोग भी सब जगह होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बुरे लोगों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उनसे पाला ज़्यादा पड़ रहा है लोगों का, चाहे वह एग्रेसिव ड्राइविंग हो, ऑनलाइन हेट हो या हरासमेंट हो, वर्क प्लेस बुलिंग हो, जो मर्जी हो, ऐसा ज़्यादा हो रहा है। रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा भर गए हैं ऐसी ऐसी कंट्रीज से, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा भर गए हैं और लोग चौड़ में रहना शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो जो कैनेडियन स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बनाए रखें। अगर हम बाहर से भी आते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हम छोड़ के आए हैं उस माइंडसेट से दूर आए हैं, तो इसी रीज़न से आए थे ना कि इसको अपनाएंगे, ना कि उस वाले को यहाँ लागू करेंगे। तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कनाडा को कनाडा ही रहने देना है। देखो, ये तो कुछ ऐसी रीजंस थे, कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे को शॉकिंग लगी, स्पेशली एज समबडी मूविंग फ्रॉम एन अमेजिंग प्लेस लाइक दुबई टू कनाडा। अगर आप भी
आए हो रिसेंटली या आप 4-5 साल 10 साल में भी आए हो, आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपको किन चीज़ों ने शॉक किया या आज भी आप किन चीज़ों से हैरान होते हो कनाडा की, प्लीज़ ज़रूर करें कमेंट। बात करेंगे कमेंट्स में, मज़ा आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट, एक रियल्टर हूँ ओंटारियो के अंदर। तो अगर आप भी कनाडा आने की सोच रहे हैं और आपको घर लेना है, किराए पे लेना है, खरीदना है, या आप किसी को जानते हैं जो यहाँ पे एक घर लेने की सोच रहे हैं और उनको एक प्रोफेशनल रिलायबल एडवाइस चाहिए कि कोई उनका काट ना दे और उनको सही एडवाइस दे, चाहे वो घर मुझसे ले ना ले, लेकिन बात करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, गाइड करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। तो आप उनको मेरी डिटेल शेयर कर सकते हैं, दे कैन गेट इन टच विद मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। मुझे पता है कुछ ट्रोलर्स अभी लिखने वाले हैं कि अरे इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के चला क्यों नहीं जाता, कौन कह रहा है, पंडित ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है कनाडा में रुकने के लिए, जहाँ पे खाते हो उसी थाली में छेद। ऐसे कमेंट आने वाले मेरे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी आते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो कर लेना भाई मुझे, वहाँ पे फनी फनी भी चलता है मामला। और सबकी बात बता दूं, हर ट्रोलर को मेरा ये जवाब है, अब आदत हो गई है ऐसे रहने की, हम भी नल्ले हो गए, अब हमें भी ऐसी स्लो लाइफ, बैकवर्ड लाइफ की आदत हो गई है, अब हम भी बिल्कुल टाइम टाइम फिस हो चुकी है। तो भैया अब जो है यही है। तो यार चलो, अगर आप लोग कनाडा आने वाले हो तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर दे कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, आपको आने के बाद खुद तो पता चल जाएगा। और जो लोग आने वाले हैं, आ चुके हैं, या बस आने की सोच ही रहे हैं, सबके लिए वेलकम टू कनाडा।